हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बे। दिस इज सोनल सकलानी। स्टूडेंट्स, नाबार्ड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर यू टू बी एन असिस्टेंट मैनेजर एंड उसके लिए एग्जाम्स हर साल कंडक्ट किए जाते हैं। कुछ ही महीने बाद नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा एंड उसके बाद ही उसका एग्जाम भी होगा। अगर आप भी इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नाबार्ड स्पेशली रिलेटेड टू एआरडी। तो अब उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। ऑलराइट, सो बेसिकली 8 सेक्शंस में 9 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें होता है रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट, डिसीजन मेकिंग और ये सारे होते हैं क्या, क्वालिफाइंग सेक्शन। और जो मेरिट सेक्शन होता है जिससे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, वो होता है जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी। एआरडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट वाला आपका पोर्शन स्ट्रांग होगा या फिर ईएसआई वाला स्ट्रांग होगा या जनरल अवेयरनेस वाला, तभी आप मेरिट सेक्शन में आगे जा सकते हैं। इसके बेसिस पे ही आपका आगे कट ऑफ डिसाइड की जाती है। ठीक है, बाकी सारे क्वालिफाइंग सेक्शन है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस एआरडी से रिलेटेड 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे या 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे। ऑलराइट, पहला जो ये क्वेश्चन है ये 2022 के एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग इरिगेशन, यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ऑलराइट, तो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं एग्रीकल्चर की, डिफरेंट ब्रांचेस होती है डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। किसी में हम पढ़ते हैं सॉइल साइंस जैसा होता है, तो उसमें सॉइल से रिलेटेड कैसे सॉइल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द प्लांट, वो सब हम पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी में वी स्टडी अबाउट दी इंसेक्ट्स, जो भी हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं या फिर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, वो कैसे प्लांट को इफेक्ट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। पैथोलॉजी में वी गो फॉर स्टडी ऑफ different microorganisms that cause any disease in plants. So वो सब हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। Then एग्रोनॉमी is the subject जिसमें कि क्या पढ़ा जाता है, about the soil management as well as, देखो सॉइल साइंस में तो पढ़ते ही है सॉइल मैनेजमेंट, एग्रोनॉमी में भी वी गो फॉर स्टडी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट। अलोंग विद दैट वी आल्सो स्टडी द कल्टीवेशन ऑफ सम ऑफ द फील्ड क्रॉप्स। फील्ड क्रॉप्स कौन कौन सी आती है इसमें, जैसे सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, फॉडर क्रॉप्स हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, तो वो सारी हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। अलोंग विद दैट वी आल्सो स्टडी अबाउट कौन कौन से वीड्स को किल करने के लिए कौन सा हर्बिसाइड यूज किया जाता है, ठीक है, कौन से पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स कैसे यूज किए जाते हैं, वो सारा एग्रोनॉमी में स्टडी किया जाता है। सी फॉर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन शायद बहुत इजी होगा, बट फॉर नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स उनके लिए थोड़ा नया टॉपिक हो सकता है। तो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स स्पेशली इस पे फोकस करेंगे। ओके, वी विल आल्सो डिस्कस और क्या क्या ब्रांचेस होती हैं एग्रीकल्चर की, क्योंकि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था वो तो रिपीट नहीं होगा इस बार, बट हो सकता है कि आपके लिए आपसे कोई और दूसरी ब्रांच से क्वेश्चन पूछा जाए। ऑलराइट, तो एग्रोनॉमी हमने पहले पढ़ लिया, अब है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में सारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जैसे कि फ्रूट प्लांट्स, जैसे कि वेजिटेबल्स होती हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी होती है दैट इज स्टडीड अंडर हॉर्टिकल्चर। ओके, इसी से क्वेश्चन आया था अबाउट ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर क्या होता है, बेसिकली द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द वेजिटेबल क्रॉप्स। और इसी में एक और होता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। ऑलराइट, देन वी हैव एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें कि एनिमल्स जो भी लाइव स्टॉक है, बी इट कैटल, कैसे उससे मिल्क हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे पोल्ट्री बर्ड्स को कैसे रियरिंग की जाती है उसकी, देन वी हैव पिग्स, देन वी हैव शीप, वो सब पढ़ा जाता है इन एनिमल हस्बेंड्री। देन वी हैव एंटोमोलॉजी दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स। प्लांट पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑल द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इन
plants. Plant physiology, about all the physiological processes, functions, जैसे कि photosynthesis, respiration, transpiration, seed and development, तो सब हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में. प्लांट जेनेटिक एंड ब्रीडिंग, अबाउट दी सेल डिवीजन, कैसे जीन ट्रांसफर होते हैं, कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट वाली प्रोसेसेस होती हैं, ब्रीडिंग कैसे की जाती है, दैट इज ऑल स्टडीड अंडर प्लांट जेनेटिक एंड ब्रीडिंग. सॉइल साइंस में एवरीथिंग अबाउट दी सॉइल, ओके, क्या क्या फर्टिलाइजर्स, कैसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट को. देन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यू नो जो भी रिलेटेड होता है अबाउट द कॉस्ट, मार्केट, कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो सारा एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में वो होती है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स. देन वी हैव एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, जो भी टेक्नोलॉजी न्यू डेवलप की गई है, रिसर्च की गई है, उसको कैसे फार्मर्स तक पहुंचाएं, वो हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में. देन वी हैव एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर्स, कैसे हम एक्सपेरिमेंट में लगाते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ऑन द फील्ड बाय द रिसर्चर्स, वो कैसे स्टैटिस्टिकल डेटा उसमें कैसे फिट किया जाता है, दैट इज एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स. एंड एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, ऑल अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. Alright, then question number 2 is grape is vegetatively propagated by which method? Now see, जो भी क्रॉप्स होती हैं उनको या फिर सेक्सुअल मेथड से प्रोपोगेट किया जाता है या एसेक्सुअल मेथड से. सेक्सुअल मेथड से थ्रू द सीड, एसेक्सुअल मेथड से थ्रू डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स. कोई भी वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, उसके थ्रू कैसे हम नया प्लांट बनाते हैं, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं. ग्रेप्स में वी गो फॉर रूटेड हार्डवुड कटिंग. ऑलराइट, डिफरेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं, सेक्सुअल मेथड एंड एसेक्सुअल मेथड. सेक्सुअल में आई ऑलरेडी टोल्ड यू सीड से होता है. एसेक्सुअल मेथड कैन बी कटिंग, देयर कैन बी लेयरिंग, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग. नाउ इसमें क्या करना है आपको, कुछ एक मेजर फ्रूट क्रॉप्स होते हैं उसके आपको प्रोपेगेशन मेथड, जो कमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड है, वो आपको याद करना है. जैसे कि मैंगो में वी गो फॉर वीनियर ग्राफ्टिंग एंड वी ऑल्सो गो फॉर इनार्चिंग. सो ये दोनों ही कमर्शियल मेथड है ऑफ प्रोपेगेशन इन मैंगो. देन इन बनाना वी हैव स्वॉर्ड सकर्स. फॉर पपाया में सीड्स के थ्रू ही प्रोपेगेशन होता है. गुआवा में वी गो फॉर स्टूलिंग एंड माउंट लेयरिंग. लीची में वी हैव एयर लेयरिंग. सपोटा में इनआर्चिंग एंड स्ट्रॉबेरी में रनर्स. ऑलराइट, सो ये आपको याद करना है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, द नोडल एजेंसी that is responsible for holistic development of seafood industry including the export of marine products in India. तो कौन सा एक एजेंसी है, इज इट एम्पेडा, एपेडा, नाफेड और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और FCI? आंसर इसका क्या है, एम्पेडा. अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप उसी से गेस लगा सकते हो. एम्पेडा स्टैंड्स फॉर मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. ऑलराइट, ये बनी थी थ्रू द एम्पेडा एक्ट ऑफ 1972. ऑलराइट, तो ये जो भी मराइन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी फिश है या फिर और एक्वाकल्चर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लॉबस्टर्स होते हैं, श्रिम्प होते हैं, उसका नॉट जस्ट उसका प्रमोशन करना बाय द फार्मर्स, फिशरीज जो फार्मर्स होते हैं उनको स्कीम्स थ्रू डिफरेंट स्कीम्स फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. नॉट जस्ट दिस, ऑल्सो it also helps the farmers for the export of these products. जो भी marine products होता है उसका export करने में भी help करता है एम्पेडा. Then we have एपेडा. एपेडा is basically agricultural and processed food product export development authority. Alright, ये बना था 1985 के एक्ट से, एपेडा एक्ट ऑफ 1985 का. ऑलराइट, ये सारे जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, बीट सीरियल्स, ओके, डिफरेंट फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं और भी बहुत सारे. इसके अगर आप साइट पे जाएंगे 17 शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स आपको दिखेगा. इसमें बासमती राइस भी एक प्रोडक्ट होता है इन द शेड्यूल सेकेंड.
वो उन सारे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इज लाइक टेकन केयर बाय एपिडा. Then we have NAFED. NAFED क्या करता है? It's basically National Agricultural Cooperative Marketing Federation. All right. ये 1958 में इसकी establishment हुई थी. Then we have National Fisheries Development Board. Okay. And then we have FCI, that is Food Corporation of India. Food Corporation of India ये क्या करता है? इंश्योर करता है फूड सिक्योरिटी. अब इसके पास डिफरेंट बफर स्टॉक्स होते हैं. ये प्रोक्योर करता है फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एंड देन उसको बफर स्टॉक में रखता है. जैसे डिफरेंट स्टेट्स में थ्रू पीडीएस ये लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, इंश्योर करते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. ऑलराइट. Then we have question number 4. Question number 4 says, which of the following agroforestry system? So agroforestry system से भी questions आते हैं, ठीक है? Which is a combination of agri-silviculture and silvipastoral system. Silvipastoral system. तो आप ना कुछ keywords होते हैं questions में जिसको आप pick करके ना आंसर आप जल्दी डिराइव कर सकते हो कि क्या आंसर हो सकता है इसका. यहीं से आप क्वेश्चन को देख सकते हो कि एग्री सिल्वीकल्चर और सिल्वी पास्चर. एग्री का मतलब क्या हुआ है इसमें? एग्री मतलब जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, क्रॉप्स का कल्टीवेशन. ऑलराइट. देन सिल्वी इज बेसिकली जो भी फॉरेस्ट ट्रीज होती हैं. ओके, फॉरेस्ट ट्रीज. एंड देन वी हैव पास्चुरल. पास्चुरल इज जो भी फॉडर क्रॉप्स हमारे फीड के लिए यूज होती हैं फॉर दी लाइव स्टॉक. सो वो ग्रेजिंग के लिए जो भी पास्चर्स यूज होते हैं. सो एग्री सिल्वी पास्चरल सिस्टम आप यहाँ पर आंसर देख सकते हो. दिस विल बी द आंसर. ऑलराइट. Then question number 5, we have a condition in which micropores of the soil are filled with water due to the rain or irrigation, it is called. Now जो soil water होता है उसकी भी ना different categories होती है. Alright. अब soil में क्या होते हैं? Micropores होते हैं and we have macropores. So आप देख सकते हो जैसे ये है यहाँ पर, you can say कि ये micropore है and this can be your macropore in between. तो इसमें बोला गया है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें माइक्रोपोर्स में वाटर फिल रहता है आफ्टर द रेन. बट मैक्रोपोर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब कि मैक्रोपोर्स फिल्ड नहीं रहते हैं. मतलब जब हैवी रेनफॉल होती है तो इनिशियली क्या होता है, ये मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स दोनों फिल हो जाते हैं, सैचुरेटेड कंडीशन होती है. आफ्टर 24 to 48 आवर्स क्या होता है, जो भी ये मैक्रोपोर्स में वाटर होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एनर्जी ये क्या होता है, नीचे ड्रेन हो जाता है वाटर. फिर हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ ये माइक्रोपोर्स में वाटर बचता है. दैट वाटर इज कॉल्ड दी फील्ड कैपेसिटी. उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, फील्ड कैपेसिटी. ऑलराइट. आगे मैं आपको बता देती हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर कैसे क्या क्या कंडीशन होती है. एक सैचुरेशन कंडीशन होती है जबकि सारे माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स दोनों फिल रहते हैं. उसके बाद क्या हमारी कंडीशन आती है फील्ड कैपेसिटी की, जहां पर माइक्रोपोर्स फिल्ड होते हैं विद वाटर और यहाँ पर द एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर सक्शन ऑफ दिस वाटर इज 0.33 बार. ऑलराइट. फिर उसके बाद जब और वाटर बहुत दिनों तक अगर हम उसमें इरिगेशन नहीं करेंगे या फिर रेनफॉल नहीं हुई तो वहां पर वाटर का कंटेंट क्या है वो कम होता जाएगा एंड वी विल मूव ऑन टू विल्टिंग पॉइंट. विल्टिंग पॉइंट में कितना एनर्जी लगाना पड़ता है फॉर सेक्शन ऑफ वाटर, दैट इज -15 बार. उसके बाद आता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर. हाइग्रोस्कोपिक वाटर में -31 बार, मतलब कि जब पानी और कम हो गया, कंटेंट और कम हो गया तो वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर में आ जाता है. -31 बार एनर्जी हमें लगानी पड़ती है, प्रेशर हमें लगाना पड़ता है टू सक दिस वाटर. ऑलराइट. तो यहाँ से सैचुरेशन से फील्ड कंडीशन तक जो कि वाटर होता है दैट इज कॉल्ड दी सुपरफ्लुअस वाटर. बाकी फील्ड कैपेसिटी से विल्टिंग पॉइंट तक जो वाटर रहता है दैट इज अवर
अवेलेबल वाटर, यही अवेलेबल वाटर होता है फॉर दी प्लांट्स यही वाटर यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर वाटर इससे भी कंटेंट चला गया, ठीक है, हमने अगर इरिगेशन नहीं दिया और वाटर इससे भी नीचे चला गया तो फिर वो क्या होगा, अनअवेलेबल हो जाएगा फॉर दी प्लांट्स। ऑलराइट, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड ग्रेविटेशनल वाटर भी यही होता है, सैचुरेशन से फील्ड कंडीशन तक के जितना भी इसके बीच में जो भी वाटर होता है, ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से जो भी वाटर नीचे चला जाता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल वाटर। कैपिलरी वाटर कहाँ तक होता है, फील्ड कैपेसिटी से हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट तक जितना वाटर होता है, दैट इज द कैपिलरी वाटर। ऑलराइट, then moving on to question number 6, we have dash is an irrigation which imitates or resembles the natural rainfall। natural rainfall कैसी होती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ऐसी होती है कुछ, राइट। तो वैसी ही ऐसा कौन सा इरिगेशन सिस्टम है जिसमें वाटर ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो रही होगी, ठीक है। एंड इट रिड्यूसेस द लेबर कॉस्ट, लैंड यूज फॉर बॉन्डिंग एंड इज सुटेबल फॉर undulating topography। तो कौन सा वाला होता है, दैट इज द स्प्रिंकलर इरिगेशन। नो, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होते हैं, दो टाइप के माइक्रो इरिगेशन होते हैं। माइक्रो इरिगेशन जिसमें कि वाटर कम यूटिलाइज होता है एज कम्पेयर टू जो भी हमारे कन्वेंशनल मेथड है, फ्लड इरिगेशन है, बेसिन मेथड है, उसके कंपैरिजन में माइक्रो इरिगेशन मतलब कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन में हमारा कम वाटर यूज होता है। ऑलराइट, और स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन, एक नो पाइप ऐसा रहता है और यहाँ पर एमिटर होता है और यहाँ से वाटर ऐसे जाता है, ऐसे कवर करता है ये चारों तरफ। ऑलराइट, और ये क्या होता है, अनड्यूलेटिंग लैंड जो होता है वहां पर भी सूटेबल होता है, बिकॉज ये एमिट करेगा चारों तरफ, बी इट अनड्यूलेटिंग लैंड, स्लोपी लैंड या फिर स्ट्रेट लैंड भी है तो भी ये स्प्रिंकल करेगा ऑल ऑफ द, मतलब चारों तरफ स्प्रिंकल करेगा इरिगेशन। ऑलराइट, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस MSP on the recommendation of, किसके रिकमेंडेशन पे MSP? MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, बेसिकली क्या है, एक नो मार्केट इंटरवेंशन है बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर कि कोई भी मार्केट में प्राइस फॉल ना हो या फिर फार्मर जो है उसको लाइक बहुत कम प्राइस ना मिले उसके कमोडिटी का। सो उसको इंश्योर करने के लिए क्या करते हैं, MSP गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की जाती है। रिकमेंड कौन करता है उसको, CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये की जाती है फॉर 22 क्रॉप्स, जिसमें से कि 14 होती है खरीफ क्रॉप्स एंड 6 वी हैव रबी क्रॉप्स एंड 2 जो होती हैं दोज आर दी कमर्शियल क्रॉप्स। अलॉन्ग विद दैट एक होता है FRP, that is fair and remunerative price for sugarcane। अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि अभी नो मार्केट में MSP कितना है फॉर व्हीट एंड फॉर राइस, ऑल्सो FRP कितना है मार्केट में फॉर दी शुगरकेन अभी के टाइम पे। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। सो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1988 की, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में एटलीस्ट 33% और यू कैन से 1/3 ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया शुड ऑलवेज बी कवर्ड विद फॉरेस्ट। ये एक रिकमेंडेशन है, राइट। लेकिन अभी अगर आप जाओगे ISFR रिपोर्ट, दैट इज इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2021, अगर उसमें आप पढ़ेंगे तो राइट नाउ जो टोटल फॉरेस्ट एरिया प्लस द ट्री कवर कितना है अभी 24.62%। इसमें से जो फॉरेस्ट कवर एरिया है दैट इज अराउंड 21.7% और जो ट्री कवर एरिया है दैट इज अराउंड 2.9%। ऑलराइट, सो रिकमेंडेड से अभी कम है।
Then coming to question number 9th, that is covering soil with crop residue, straw, etc. in order to conserve moisture. So नो हमें पता है कि नो वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है, स्कैरसिटी होती जा रही है नियर फ्यूचर में. उसको कम करने के लिए, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस यूज करते हैं. उसमें से एक कंजर्वेशन प्रैक्टिस ये है कि उसके ऊपर ना मल्च बिछा दी जाती है, दैट इज कोई भी क्रॉप रेसिड्यू बिछा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड दी मल्चिंग. कंटिंजेंट क्रॉपिंग क्या होती है? कंटिंजेंट क्रॉपिंग होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी कैच क्रॉपिंग. जो भी अगर मेन क्रॉप हमारी फेल हो जाती है, सो उसको उसका जो फोर्थ कमिंग सीजन है, दैट इज लाइक अभी अगर हमने कोई क्रॉप लगा रखी है, सपोज देयर इज एनी फ्लड और ड्रॉट हो गया, तो अगर हमारी मेन क्रॉप फेल हो जाती है, तो उसको उसके लिए हम उसको कैसे कंपनसेट करेंगे? कंपनसेट करने के लिए हम दूसरी क्रॉप वहां पर लगा देते हैं, दैट इज दी कंटिंजेंट क्रॉपिंग और कैच क्रॉप, कोई भी दूसरी क्रॉप लगा दें. मल्टीलेयर क्रॉपिंग क्या होती है? अलग अलग हाइट की क्रॉप जब हम लगाते हैं फील्ड में. इसमें हो सकता है जैसे हम जिंजर लगा देते हैं, ठीक है, जिंजर के साथ हमने कोई भी स्पिनच लगा दिया, फिर उसके साथ हमने लगा दिया पपाया का ट्री. तो अलग अलग क्या है, उनके पास हाइट अलग अलग है, और उसकी वजह से क्या होगी, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे फॉर सनलाइट और फॉर एनी अदर इनपुट्स. रिले क्रॉपिंग होती है जब एक मेन क्रॉप है हमारी, उसको उसका हार्वेस्टिंग करने से पहले ही हम दूसरी क्रॉप उसमें सोइंग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड दी रिले क्रॉपिंग. ऑलराइट, क्वेश्चन. Then we have question number 10. Question number 10 is which instrument is used to measure the humidity? Atmospheric humidity किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? फर्स्ट इज ऑप्शन में कैनोपी थर्मामीटर. कैनोपी थर्मामीटर क्या होता है? बेसिकली जो कैनोपी होती है, क्रॉप कैनोपी होती है, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए वी यूज कैनोपी थर्मोमीटर. ऑलराइट, देन वी हैव बैरोग्राफ. बैरोग्राफ क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है. ऑलराइट, देन वी हैव टेंशियोमीटर. टेंशियोमीटर सॉइल मॉइस्चर मेजर करता है. हाइग्रोमीटर जो है दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी. नाउ पीजोमीटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पीजोमीटर किस चीज के लिए यूज किया जाता है. ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे. इतना ही आज की सीरीज में. ओके, तो अगर आप यही वाला एग्जाम इंटेंड कर रहे हैं, तो आप हमारी साइट पे जाकर फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने आप को एसेस करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई है अभी तक. ये फेज 1 के मॉक टेस्ट है. ऑलराइट, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, तो फिर आई वुड रिक्वेस्ट यू और रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल. दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.